नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास और एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीए और यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र संख्या 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मराठा। यहाँ के हमारा मेन और प्री दोनों जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। मराठा में सबसे पहले शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680 ईस्वी तक था और शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। ये कार्यकाल नहीं, इनका जन्म से मृत्यु तक का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शाहजी के पास पूना एवं बंगलौर की जागीर थी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी और जीजाबाई, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और शाहजी और जीजाबाई में कुछ मनमुटाव होने के कारण बेंगलोर रहते थे और जीजाबाई पूना में रहती थी। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के जीवन में इनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। शिवाजी के अभियान। शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत बीजापुर के विरुद्ध 1646 ईस्वी में की थी। 1646 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम बीजापुर के सुल्तान के तोरण का किला विजित किया और इसी वर्ष इन्होंने मुरुमगढ़ का किला जीता। और 1645 ईस्वी में इन्होंने कोंडाना या सिंहगढ़ का एवं चाकन का किला जीता। और 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ। इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा। और अफजल खां बीजापुर का सेनापति था, जो शिवाजी को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ के जंगल में अकेले संधि का प्रस्ताव रखा था। और यहाँ पर शिवाजी ने बखनखे की सहायता से अफजल खां का वध कर दिया। तो यहाँ पे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 1657 ईस्वी में क्या हुआ, शिवाजी ने मुगलों के साथ इनका आमना सामना हुआ और इनकी जो गौरेला युद्ध पद्धति थी उसके कारण इन्होंने मुगलों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। मुगल सेना को, इसमें मराठा सेना पीछे हटी थी। और अफजल खां जो थे, ये बीजापुर के जो शासक थे उनके सेनापति थे अफजल खां। और अफजल खां देखने में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े थे। तो इन्होंने शिवाजी के गद्दारी से मारने के लिए और शिवाजी के हमें जो है संधि करनी है, इस तरीके का प्रस्ताव रखा। प्रतापगढ़ के जंगल में किसी शिवाजी अकेले आएंगे। और बाकी कहानी आप लोग जानते ही हैं, फिल्मों या धारावाहिक एपिसोड में दिखाया ही जाता है कि कैसे शिवाजी ने हाथों में बाघ नख लगा के, यानी कि जो बाघ का पंजा होता है उस तरीके का एक हथियार होता है, उसको हाथों में बांध के शिवाजी ने कैसे अफजल खां का वध कर दिया था। यही बात यहाँ पे कही गई है। और 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। इस लूट में इन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई 1664 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी का दमन के लिए राजा जयसिंह को नियुक्त किया। मतलब 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, जयसिंह को कहा कि जाओ शिवाजी को मार दो, दमन कर दो इनका। राजा जयसिंह ने शिवाजी के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अंततः 15 जून 1665 ईस्वी को राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। अगर प्रश्न आएगा पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई, प्री में जैसे प्रश्न पूछते हैं, तो आप बताएंगे जो राजा जयसिंह थे और जो शिवाजी थे इनके बीच में हुई थी। राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ के थे और जयसिंह थे, है ना, शिवाजी थे दूसरे पक्ष साइड में। और ये संधि जो है 15 जून 1665 ईस्वी को हुई। इस संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी जो कौन सा जून है भाई, 15 जून है 14 जून है, 1 मिनट, यानी कि जो 15 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी, इसमें क्या किया, शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया था और अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को भी 5000 का मनखबदार नियुक्त किया गया। जब शिवाजी ने पुरंदर की संधि कर ली 15 जून 1665 ईस्वी को, इसमें इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और जो इनके पास 35 किले थे उसमें से 23 किले इन्होंने मुगलों को दे दिए। और इनके पुत्र जो थे संभाजी, इनको 5000 का मनखबदार, यानी कि एक सेना का पद होता था मनखबदार, तो वो बनाया था औरंगजेब ने। जयसिंह के कहने पर शिवाजी 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आए। यानी जयसिंह ने कहा था कि शिवाजी को यहाँ पे ले आओ, और तो शिवाजी आए थे
शिवाजी के गैर अनुशासनिक व्यवहार के औरंगजेब ने इन्हें बंदी बनाकर नज़रबंद कर दिया। अंततः शिवाजी आगरा से भागने में सफल हुए। 1667 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी 1667 तक आते आते शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। मुगल भी देखो कैसे होते थे, जब अधीनता स्वीकार कर ली उसने तब इन्होंने उनको राजा की उपाधि दी। और शिवाजी के प्रशासन के बारे में जानते हैं यहाँ पर। शिवाजी का राजस्व सिद्धांत प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। छत्रपति की उपाधि थी शिवाजी का, छत्रपति जो है इनकी उपाधि थी शिवाजी की, और इनकी प्रशासनिक भाषा मराठी थी। शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण विशेश्वर भट्ट या गागा भट्ट ने वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया। राज्याभिषेक के 11 दिन बाद जीजाबाई का निधन हो गया। अतः 24 सितंबर 1667 ईस्वी को शिवाजी ने अपना दूसरा भी राज्याभिषेक तांत्रिक विधि विधान से कराया। यह राज्याभिषेक निश्चलपुरी गुफाई ने कराया। 1680 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो गई। और सदस्य पेशवा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रशासनिक कार्य करना इनका मुख्य कार्य था, और प्रत्येक राजकीय आज्ञाओं में सम्राट के हस्तक्षेपों के नीचे प्रत्येक राजकीय आज्ञाओं में सम्राट के हस्ताक्षरों के नीचे पेशवा के हस्ताक्षर व मुहर आवश्यक थी। पेशवा का हुक्म इतना ज़्यादा वर्चस्व था। दूसरे इनके मंत्री थे अमात्य या पंत या मजूमदार कहते हैं उनको, ऐसे मजूमदार या अमात्य या पंत, कुछ भी कह लो। यह राज्य का वित्त मंत्री होता था। फिर यहाँ पे सीधा 7वां के बारे में दिया गया है, जो मुख्य पॉइंट है वो दिया गया है। न्यायाधीश, यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश था। 8वां है पंडित राव, यह धार्मिक मामलों में राजा का मुख्य सलाहकार था। यह राज्य की तरफ से ब्राह्मणों मंदिरों को अनुदान देता था, जो पंडित राव था। भू राजस्व व्यवस्था जानेंगे मराठा के समय की। राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। प्रारंभ में शिवाजी ने 1/3 भाग भू राजस्व को वसूल किया। बाद में जब इन्होंने आंतरिक करों को समाप्त कर दिया तब 2/5 भाग भू राजस्व को वसूल किया। राजकीय आय का दूसरा स्रोत चौथ था। शिवाजी यह कर पड़ोसी शत्रु राज्यों से वसूल करते थे। यह उस राज्य की आय का 1/4 होता था, जो चौथ होता था। 1/4 या 25% कह लो, एक ही बात है। इसके अतिरिक्त शिवाजी स्वदेशमुखी नामक पड़ोसी शत्रु राज्यों से वसूल करते थे। स्वदेशमुखी नामक कर या टैक्स एक ही बात है। यह राज्य की आय का 1/10 होता था, या इसको 10% कह लो या 1/10 कह लो। शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक। संभाजी उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी तथा कवि कलश को बंदी बना लिया और दोनों की हत्या कर दी। 1689 ईस्वी में क्या हुआ, जो औरंगजेब थे इन्होंने संभाजी और कवि कलश दोनों को बंदी बना लिया और इनकी हत्या भी कर दी। और यहाँ पे राजा राम के बारे में जानेंगे। 1689 से 17 को राजा राम ने अपनी राजधानी दक्षिण में जिंजी को बनाया। इन्होंने निरंतर मुगलों से संघर्ष किया और आंशिक सफलता प्राप्त की। शिवाजी सेकंड के बारे में जानेंगे। इनका कार्यकाल 1700 से 1707 ईस्वी तक था। यह राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र थे। इनकी माता ताराबाई इनकी संरक्षिका थी। शिवाजी सेकंड की ताराबाई मुगलों के मराठा राज्य छीनने में सफल रही। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू आजम की कैद में था। इसने शाहू को रिहा कर दिया। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को रिहा कर दिया गया। 1707 ईस्वी में खेद के मैदान में ताराबाई पराजित हुई और कोल्हापुर चली गई और शिवाजी सेकंड के नाम से यहीं शासन करने लगी। अब जानेंगे शाहू छत्रपति के बारे में। इनका कार्यकाल 1708 से 1749 ईस्वी तक था। शाहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई और शाहू के समय में मराठे भारत की प्रथम श्रेणी में की शक्ति में स्थान पा सके। इसके लिए शाहू के पेशवा ही उत्तरदायी थे।
मराठा छत्रपति के बारे में जानेंगे, एक दृष्टि के बारे में जानेंगे कौन कौन थे। सबसे पहले शिवाजी थे, ये 1674 से 1680 ईस्वी तक थे। सेकंड पे संभाजी थे और इनका कार्यकाल 1680 से 1689 ईस्वी तक था। थर्ड नंबर पे राजा राम थे, इनका कार्यकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक था। फोर्थ नंबर पे शिवाजी सेकंड थे, इनका कार्यकाल 1700 से 1707 ईस्वी तक था। फिफ्थ नंबर पे शाहू जी फर्स्ट थे और इनका कार्यकाल 1708 से 1749 ईस्वी तक था। सिक्स्थ नंबर पे राम राजा थे और इनका कार्यकाल 1749 से 1777 ईस्वी तक था। सेवन्थ नंबर पे शाहू जी सेकंड थे और इनका कार्यकाल 1777 से 1808 ईस्वी था। और एट्थ नंबर पे प्रताप सिंह थे, इनका कार्यकाल 1808 से 1839 ईस्वी तक था। नाइन्थ नंबर पे शाहजी भोंसले थे, इनका कार्यकाल 1839 से 1848 ईस्वी तक था। अब मराठा पेशवा के बारे में एक दृष्टि में जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले बालाजी विश्वनाथ है 1713 ईस्वी। ये जो पेशवा है, सबसे पहले पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ हैं। इनका कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। दूसरे पेशवा है बाजीराव फर्स्ट, इनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। तीसरे पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, इनका कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक था। चौथे पेशवा है माधवराव, इनका कार्यकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक था। पाँचवें पेशवा है नारायण राव, इनका कार्यकाल 1772 से 1774 ईस्वी तक था। और छठे पेशवा है माधव नारायण राव, इनका कार्यकाल 1774 के 1795 ईस्वी तक था। सातवें पेशवा है बाजीराव सेकंड, इनका कार्यकाल 1795 ईस्वी से 1818 ईस्वी था। अब यहाँ पेशवा काल के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, इनका कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। यह शाहू के पहले पेशवा थे। इन्होंने मराठों की शक्ति को महाराष्ट्र में सुदृढ़ किया। इनकी मुख्य उपलब्धि 1719 ईस्वी में मुगलों से की गई संधि थी। यह संधि मुगल दक्षिण के मुगल सूबेदार यानी कि दक्षिण के जो मुगल सूबेदार हुसैन अली ने मुगल सम्राट की ओर से शाहू के साथ की थी। जो 1719 में मुगलों के साथ संधि थी, यह संधि किसके बीच में हुई थी? ये मुगल सूबेदार थे, हुसैन अली नाम था उनका। ये मुगल की ओर से और पेशवा की ओर से जो शाहू जी थे मराठा, इनके साथ संधि हुई थी। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इसी समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। यह पहले मराठे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने मुगलों को पराजित कर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीतकर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित किया। इन्हीं के समय में मराठों के अनेक राजवंशों की स्थापना हुई, जैसे राणोजी सिंधिया ने मालवा के एक हिस्से में सिंधिया वंश की स्थापना की। प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी, बाद में ग्वालियर हो गई। इसी समय मल्हार राव होलकर मालवा के दूसरे भाग में होलकर वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी इंदौर थी। होलकर की राजधानी इंदौर थी। यह मस्तानी नामक मुस्लिम महिला से प्रेम करते थे। ये जो थे बाजीराव प्रथम, ये मस्तानी राम, ये मुस्लिम महिला थी जिनका नाम मस्तानी था, उनसे प्रेम करते थे। और बाजीराव मस्तानी मूवी भी आई है इन्हीं के ऊपर। नेक्स्ट जो पेशवा हैं हमारे बालाजी बाजीराव हैं। इनका कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक था। इन्हीं के समय में शाहू जी की 1749 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसके बाद छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा में निहित हो गए। शाहू जी के डेथ करने के बाद इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत का तीसरा युद्ध था। यानी बालाजी बाजीराव के समय में 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और यह 1761 ईस्वी में यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया। तो मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ एवं विश्वास राव ने किया। इसमें मराठे पराजित हुए, बहुत बुरी तरह हारे थे। आप लोग पानीपत का जो मूवी है उसमें देख सकते हैं, संजय दत्त की है। और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो जो बालाजी बाजीराव थे, इन्हीं को नाना साहब कहते थे। 1750 ईस्वी में संगोला समझौता द्वारा छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा में निहित हो गए। अब छत्रपति नाम मात्र का शासक होता था और सतारा में बंदी जीवन व्यतीत करता था।
पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, यह अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली एवं पंजाब की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप था। यानी मराठे क्या करते थे, ये पेशवा के टाइम पे ये हर जगह जो है इंटरफेयर करते थे। तो दिल्ली एवं पंजाब में इन्होंने जो इंटरफेयर किया था, टैक्स वसूलने का काम करते थे चौथौर प्रदेशमुखी। तो यही कारण था पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुला लिया अपनी सहायता के लिए। इस युद्ध में मराठों की भीषण पराजय हुई। महाराष्ट्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो अपने स्वजन की मृत्यु पर शोक न मनाया हो। ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में हर परिवार में कोई न कोई मृत्यु हुई किसी न किसी की इस युद्ध में। यह युद्ध मराठों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान थी। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ एवं पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। ये जो पेशवा के पुत्र विश्वास राव है, कहते हैं ये जो बाजीराव प्रथम थे और जो मस्तानी थी इनके पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है ऐसा। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। कई बार ये प्रश्न में पूछ लेते हैं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, इसमें मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इब्राहिम गारदी कर रहे थे। इब्राहिम गारदी एक किसी अभियान में इन्होंने उनको पराजित करके बंदी बना लिया था, लेकिन मराठे लोग उनको बंदी ना बना के वो लोग उधर से तोपखाने चलाते थे, तो इन्होंने तोपखाने का मालिक ही बना दिया था इब्राहिम गारदी को। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराम पंडित ने किया है। मतलब जब ये युद्ध हो रहा था तो एक काशीराम पंडित रहते थे इनके दरबार में, उन्होंने ही इसका आंखों देखा वर्णन किया है इस युद्ध का। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है और अब हमने तीनों हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने मॉडर्न किया था, फिर एंशिएंट किया था, मेडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है और कल से हम दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। और कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।